आप लोगों की क्लास मेरे क्लास के बाद ही होगी, सिविल वाली। कितनी बजे सर? मेरे क्लास के बाद। ठीक। टाइम जाना जरूरी है क्या? सर का तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, सिविल वाले सर का। क्यों? कॉलेज वाले सर एक ही ग्रुप बना रखा है सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा सर को कब क्लास लेना है। मेरे क्लास के 10 मिनट बाद होगा या फिर लंच के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज अ सोर्स के पास टेम्परेचर है कितना, T1, ठीक है, और एक है सिंक। तो T1 कभी भी चेंज होगा क्या? कितना भी हीट निकाल लो तो T1 चेंज होगा क्या? T1 से कुछ होगा नहीं। सोर्स का क्या काम है? कितना भी हीट उसमें से निकाल लीजिए, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, T2 में कितना भी हीट, T2 वाला जो सिंक है उसमें कितना भी हीट सप्लाई कर दीजिए, उसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। ठीक है, एक सिस्टम है बीच में, सिस्टम का क्या काम है? वर्क को प्रोड्यूस करना। ठीक है, दैट इज नोन एज इंजन। वर्क कहाँ से प्रोड्यूस होगा? हीट सप्लाई से। हीट सप्लाई करेंगे, कुछ हीट लॉस हो जाएगा और कुछ वर्क डन मिलेगा। तो जो सोर्स है क्या देगा? हीट देगा, और सिंक क्या है? हीट ले लेगा। तो जो सोर्स से हीट जो आ रही है वो है Q1, और जो सिंक में हीट जा रही है वो क्या है? Q2। और क्या मिल रहा है इंजन से? वर्क डन, W। ठीक है, आ रही बात समझ में? सर स्लाइड नीचे करो ना। राइट, बस सर बस। ठीक है ना? बस सर। हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ ली है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर सकते हैं ना, कि टोटल हीट ट्रांसफर इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बताओ सिस्टम कौन है? ई, कैपिटल ई, इंजन। उस पे हीट आ रही है कौन सी? Q1। तो पॉजिटिव लेंगे, हीट सप्लाई हो रही है उसके ऊपर, तो Q1, और हीट जो जा रही है निकल रही है माइनस Q2। वर्क कौन है? मिल रहा है, इंजन से वर्क मिल रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो पॉजिटिव होगा W। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंजन के लिए हाँ बोलो। परफॉर्मेंस ऑफ एन इंजन measured by efficiency। एफिशिएंसी क्या होती है? सर आवाज आ रही है एक्स्ट्रा। एक सेकंड। सर उसके कार्य करने की क्षमता कितना? कार्य करने की क्षमता, दक्षता, हिंदी में बोलते हैं दक्षता, है ना? और इसको डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी देखनी है तो कैसे देखेंगे? मान लो कोई भी मशीन है, उसकी एफिशिएंसी कैसे देखेंगे? कि उसमें कितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं और कितना वो आउटपुट निकाल रहा है, उसका रेशियो। ठीक है, आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन
इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो डेसिमल में आएगा ना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी को 100 में स्केल पे लाते हैं। तो E इक्वल्स टू, ये बताओ आउटपुट एनर्जी कौन सी है जो हमारे यूजफुल है? यूजफुल आउटपुट एनर्जी बेटा, यूजफुल है क्या Q2? नो सर, Q1 माइनस Q2। WS सर Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2, गजब, सही है। इसको एक और लिख सकते हैं, यूजफुल एनर्जी एनर्जी अपॉन टोटल सप्लाई एनर्जी, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 100 और सिंप्लीफाई करते हैं। यूजफुल एनर्जी कौन सी है? वर्क डन। Q1 माइनस Q2। सप्लाई कौन सी है? Q1 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। W की जगह पे Q1 माइनस Q2 ले सकते हैं अपॉन Q1 इंटू 100, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। सर हाँ जी, सर किसी की एफिशिएंसी 100% तो ना हो सकती है कहाँ हो रही है 100? सर, हो नहीं सकती ना ऐसे नहीं, कोई। बाकी फार्मूले से नहीं हो सकती है तो कहाँ से हो जाएगी? तो फार्मूले से नहीं हो पा रही है तो ठीक है। Q2 अपॉन Q1, Q2 हमेशा कम है ना Q1 से, तो कैसे ये 1 से कम ही आएगा, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे 1 से कम तो 100 से कम ही आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमें पता है कि Q इक्वल्स टू होता है MCP T, ठीक है। डेल्टा T। तो Q1 क्या हो जाएगा? MCP T1। T1। Q2 क्या हो जाएगा? MCP T2। ठीक, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? हाँ, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, MCP बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस P2 अपॉन T1 लिख सकते हैं, यस सर। कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू 100। किसको नहीं समझ में आया? टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं, हीट सप्लाई के भी टर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन के टर्म में भी लिख सकते हैं। 3 फार्मूला हो गए, 1, 2 एंड 3rd, ठीक है। वापस से समझा। Q इक्वल्स टू MCP डेल्टा MCP T होता है, हीट सप्लाई अगर किसी टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हैं तो MCP T हो गया, ठीक है। मास यहाँ से नहीं जा रहा ना, यहाँ से तो एनर्जी मिल रही है ना, वर्क डन। देखो ये देखो, अगर यहाँ से कोई मास गया इंजन में तो वो मास निकल जा रहा है ना बाहर, बर्न होने के बाद फ्यूल डाला आपने, जल गया, उसके बाद बाहर निकल गया एग्जॉस्ट से, तो मास तो सेम है। यहाँ तो मास थोड़ी निकल रहा है, यहाँ पे यहाँ तो एनर्जी मिल रही है ना, वर्क डन वाली, कोई काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इंजन को, मास थोड़ी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम का, सिस्टम कौन है? गैस और फ्यूल का मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। अगर पेट्रोल इंजन है वो बाद में बताऊंगा मैं इंजन के बारे में, उसमें जो फ्यूल है वो एयर के साथ मिक्स होके एक मास बना ले रहा है ना, तो मास, तो वो मास जल के भी बाहर निकल रहा है, उतना ही मास, मास तो सेम है। तो यहाँ पे Q1 की जगह रखोगे तो MCP T1 आएगा, Q2 की जगह पे MCP T2 आएगा, MCP कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। आ गई इस बात समझ में? तो 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, second is Clausius statement, Clausius, Clausius, Clausius statement।
क्लासियस स्टेटमेंट लिखिएगा। इट इज impossible to make a device which enables अच्छा ये बताओ, हीट ट्रांसफर लो टेम्परेचर से होता है कि हाई टेम्परेचर से? हाई टू हाई लो टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस which enables heat transfer from low temperature to high temperature। क्या बोले? इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस विच इनेबल्स हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ऐसा असंभव है कि हीट को ट्रांसफर किया जाए, ऐसा कोई डिवाइस बनाना असंभव है जिससे कि हीट ट्रांसफर किया जा सके लो से हाई पे, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। बट ये पॉसिबल है, तो इसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पॉसिबल है, देखिए मैं पॉसिबल दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं नीचे, उसमें लिखूंगा मैं आफ्टर दिस एग्जाम्पल। देखिए, फ्रिज सबके घर में है? फ्रिज यस सर। सबके घर में होगा? नहीं होगा तो देखा तो होगा। देखा तो होगा ना, पता तो होगा क्या काम करता है। यस सर। क्या काम? लिमिटेड एरिया में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ये फ्रिज में देखें, ये सब, ये फ्रिज का इमेज दिख रहा है आपको? आपको दिख ये रहा है सब अपने फ्रिज में ये सब? आपको ये सब फ्रिज में दिखाई देता है या नहीं? दिखाई देता है सर। यस सर। आपके फ्रिज Yes, में sir. एक सबसे ऊपर का पार्ट होता है, अगर वो सबसे ऊपर का पार्ट आजकल नीचे भी आ रहा है, ऊपर में सबसे ज्यादा ठंडा होता है, उसको क्या बोलते हैं उस कंपार्टमेंट? डीप फ्रीजर। फ्रीजर। डीप फ्रीजर। चिल्लर भी बोलते हैं। बेटा कृष्ण राज सिंह, हाविज जैन, यस सर। बेटा घर से आवाज आ रही तो आप बोल दीजिए ना घर में। सर मैं तो साइलेंट बैठा हूँ सर, मैं तो बोला था मेरे मुंह से बस, बाकी मैं तो तुम नहीं, बिल्कुल अलग तुम्हारे बैठा घर हूँ। से, तुम्हारे घर से। नहीं सर, बिल्कुल छत पे बैठा हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मेरी तरफ से सर। अच्छा, छत पे बैठ गए हो, चलो ठीक है। फ्रिज में देखिएगा, यहाँ पे चिल्लर में क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है चिल्लर में। चिल्लर को आप लोग जो प्लेट होती है ना चिल्लर की, देखे होंगे आप, जिसके ऊपर रखते हैं अगर तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। अगर आइस बनाना है, बर्फ बनाना है, तो उसमें रखते हैं हम लोग फ्रिज में। ठीक है, एक सेकंड।
ये इमेज दिख रही है। यस सर। तो इसमें जो ऊपर का पार्ट है आपको दिख रहा होगा, प्लेट है ये वाली, ठीक है। ये वाली प्लेट है एक, जिसके ऊपर कुछ भी रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, या फिर आइस बनाना है तो इसमें रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा तो पाइप दिखता ही नहीं है कहीं, ये जो दिख रहा है आपको ये पाइप, यही ऊपर है सबसे। यस सर। ये नहीं पाइप दिखता। कहाँ होती है? अगर आप प्लेट को ध्यान से टच करोगे, इसको टच करोगे तो उसमें देखेगा जिगजैग जैसा अनइवन सरफेस, टच करोगे कभी तो एकदम फ्लैट प्लेट नहीं है ये, अनइवन सरफेस है। Yes, sir. क्या होता है कि दो यस प्लेट, सर। यस सर, देखा है सर, देखा। ठीक है, दो प्लेट बनाया, देखा क्या, अभी देख भी सकते हो, घर में ही हो ना। क्या किया, दो प्लेट रखा और इसके बीच में पाइप को डाल दिया, ठीक है, और ये दोनों प्लेट को जोड़ दिया गया, तो ये बन गया है, इसको बोलते हैं इवेपोरेटर प्लेट्स, इवेपोरेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इवेपोरेटर। जो पाइप है उसको बोलते हैं इवेपोरेटर पाइप, ठीक है। तो दो प्लेट्स के बीच में है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, ये पाइप जैसा रहेगा तो कैसे सामान रखोगे इस पे, तो इसलिए प्लेट बनाया गया। तो दो प्लेट के बीच में पाइप है, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैस होती है, जो लिक्विड होता है, वो उसके बारे में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ा जाएगा, रेफ्रिजरेशन में। ये क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है ना यहाँ पे। यहाँ पे आपने सामान रखा, क्या रखा, ये रखा हुआ है ना सामान, जिसको ठंडा करना है, तो इसमें से हीट बाहर निकलेगी, क्यों, ठीक है। यस सर। ये हीट कौन ले लेगा, ये ठंडा है तो ये हीट ले लेगा सारा, इससे किससे, ये जो वेजिटेबल्स रखा होगा आपने, वेजिटेबल क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा, बाहर से लाए आप अंदर रख दिए, अब इसको और ठंडा ठंडा करना है, तो इससे हीट निकालना पड़ेगा। तो हीट जैसे गया इसके ऊपर, इवेपोरेटर के ऊपर, तो इसने क्या किया, हीट को लेके, ये देखो लेके जा रहा है ऊपर, लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है देखो, पीछे आप देखते हो क्या, बड़ा सा गोल सा ब्लैक कलर का, इसको बोलते हैं कंप्रेशर, ठीक है, प्रेशर पंप होता है। कंप्रेसर। उसके बाद यहाँ से आके ये पीछे कई सारी पीछे फ्रिज के पीछे आप देखोगे ऐसे लाइन है, और उसमें पाइप है ऐसे फ्रिज के हाँ पीछे, सर, है। ठीक है, तो बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंसर, कंडेंसर पाइप। और ये जो लाइन है, ये इसको फिन्स बोलते हैं, ये भी फिन्स मैं बाद में बताऊंगा। अभी जैसे मैंने इंजन में बताया था कि लाइंस होती हैं ऐसे 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 हीट को जल्दी से बाहर निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पे ब्लैक कलर की ऐसी लाइन बना दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से हीट बाहर निकल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर के बराबर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, ठीक है, ठीक है। यस सर। यहाँ से निकली, यहाँ से, और गई कहाँ पे, यहाँ पे बाहर इन्वायरमेंट में, यहाँ पे हाई -5 टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड है और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट का सप्लाई हुआ है। हीट जा रही है। और जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा है, नहीं हो सकता, पॉसिबल टू मेक अ डिवाइस स्टेटमेंट गलत है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। लॉ लॉ गलत कैसे हो जाएगा यार, इतने सालों से चला आ रहा है, कैसे गलत हो जाएगा लॉ। यस सर, इस एग्जांपल। देखिए इसमें एक लाइन लिखना भूल गए हम लोग, देखिए लाइन देखिए, यहाँ पे भूल नहीं गए हैं, मैंने छोड़ा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस स्टेटमेंट को गलत कर देता है, इस लाइन नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अगर एक्सटर्नल वर्क अगर नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल वर्क है तो ये पॉसिबल है, समझ रहे हो स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इस केस में, फ्रिज के केस में एक्सटर्नल वर्क कहाँ है, दो ही जगह होगा ना, जहां से हीट ले रहे हैं और जहां पे हीट सप्लाई हो रही है, उसके बीच में होगा कहीं। देखिए इसके बीच में कौन था, फ्रिज के अंदर चार Compressor pump. कंप्रेसर पंप, एग्जैक्ट। ये कंप्रेसर क्या करता है, वर्क करता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं और ये रोटेट होता है बहुत तेज, तो एक्सटर्नल वर्क दे रहा है, यहाँ से वर्क एक्सटर्नल देना पड़ता है, तब जाके ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। बाद में इसकी वर्किंग और डिटेल में समझेंगे, यूनिट आएगी आपकी दूसरी या तीसरी, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कि एक्सटर्नल वर्क देना जरूरी है अगर ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं तो, अदरवाइज अगर एक्सटर्नल अगर वर्क नहीं दोगे, आप कंप्रेसर निकाल के फ्रिज चला लो, चल जाएगा क्या, नहीं. खत्म हो जाएगा फ्रिज बंद बाहर से, तो
खराब हो जाएगा जल्दी, और जल्दी खराब हो जाएगा एक सामान आपके। यस सर। मतलब खुले में रखोगे उससे ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा। अगर फ्रिज बंद किया है, ये कंप्रेसर काम ही नहीं करता है, ठीक है। अगर ये कंप्रेसर का ही कॉस्ट होता है 50-60% कंप्रेसर का ही कॉस्ट है, 50-60%। अगर ये खराब है तो फ्रिज ही चेंज करना पड़ता है। फ्रिज कंप्रेसर जल्दी नहीं चेंज कराता है कोई, काम इसका है। और जो इलेक्ट्रिक बिल भी आती है इसी वजह से आती है। आप लोग अगर अभी ये एडवांस हो केस गया। भरवानी पड़ती है क्या? अभी क्या है, फ्रिज जो बन रहे हैं इसमें क्या है, कंप्रेसर अपने आप बंद भी होता है। अब बंद भी होता है फिर चलता है। वो पता चल जाता है कि इतना टेम्परेचर पहुंच गया है, अब कंप्रेसर की जरूरत नहीं है उतनी, तो उतनी देर के लिए बंद कर देगा, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, फिर से अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक सप्लाई और जो इलेक्ट्रिक बिल है वो कम होता है, ठीक है। आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, sir. क्लासेस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट से दो चीजें बनती हैं। इसके स्टेटमेंट से दो चीजें बनती हैं, एक होता है फ्रिज और एक होता है हीट पंप। एग्जांपल्स, एक तो मैंने फ्रिज बता ही दिया। फ्रिज या फिर इसको बोलो रेफ्रिजरेटर। फ्रिज इज अ डोमेस्टिक नेम, रेफ्रिजरेटर इज टेक्निकल नेम, डीप फ्रीज। एंड सेकंड इज हीट पंप। इसी स्टेटमेंट से, इसी लॉ से दो चीज बन सकती है। वो डिपेंड करता है हम यूज क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंजन जो हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है? वर्क को कंज्यूम कर रहा है या फिर वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है? बताओ। इंजन इज Work producing. वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इंजन इज वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। वर्क इंजन इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का जो परफॉर्मेंस चेक होता है वो किससे होता है? एफिशिएंसी से। इंजन क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या है? एफिशिएंसी, ठीक। वैसे ही जो सेकंड स्टेटमेंट उससे क्या बन रहा है? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वो क्या है? वर्क प्रोड्यूसिंग है या वर्क कंज्यूमिंग है? वर्क कंज्यूमिंग है। Consuming. कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग। वर्क कंज्यूमिंग है। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, वो वर्क प्रोड्यूसिंग होंगे या वर्क कंज्यूमिंग होंगे? कंज्यूमिंग हो। कंज्यूमिंग होंगे, दोनों होंगे वो। एक तरफ से वर्क इलेक्ट्रिक पावर लेगा तो कहीं से तो लेगा ना, वर्क दे रहे हैं ना उसको हम रोटेट करने के लिए, ठीक है। दोनों हो जाएगा तो उसको हाइब्रिड बोलने लगेंगे। लेकिन यहाँ रेफ्रिजरेटर में क्या है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। सो फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, second statement of second one, devices made are work consuming devices, consuming। और अरे यार, जिसके घर से शोर आ रहा है वो बंद क्यों नहीं कर रहा है? सर आप ही म्यूट कर दो सबको। अरे कितनी बार करें हम लोग? बार बार मैनुअली करेंगे? बार बार अपने आप नहीं समझ में आ रहा बच्चों को? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बनता है? वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, ठीक है। तो एक देखते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर
एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर। इसमें भी वही आएगा, सोर्स और सिंक। ये पेज चेंज हो गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो कितना छोटा तो रेफ्रिजरेटर है तो R लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पेज इसका टेम्परेचर कितना है T1 और यहाँ पे सिंक का क्या है T2। हमेशा याद रखिएगा T1 इज लेस देन T2, सॉरी T1 इज पेज तो चेंज होगा ही ना, ग्रेटर देन T2। एक पेज पे थोड़ी आएगा वो, हमारी बात समझ में? बहुत छोटा करना पड़ेगा उसको। यस सर। म्यूट कर लो, बोल के म्यूट कर लो यार तुरंत, ठीक है। मैं पूछूं बताया करो, तुरंत म्यूट कर लीजिए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का क्या काम है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करना, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करना, ठीक है। लो टेम्परेचर कौन सा है T2, तो यहाँ से T2 हीट से करेंगे। निकलेगी, तो 2 से निकल रही है तो Q2, ठीक है। T1 पे जा रही है तो Q1। Q1 पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं। पॉसिबल कब हो सकता है? जब आर से वर्क किया जाए। एक्सटर्नल वर्क किया जाए। तो वर्क सिस्टम के ऊपर करना है। एरो में लेफ्ट साइड में बनाऊं या राइट साइड में? ये वर्क किधर होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? एरो बताओ किधर बनाऊं मैं, कौन सा सही है? सर राइट। राइट वाला। सही है, सिस्टम के ऊपर वर्क करना है। सर एक्सटर्नल वर्क इसके ऊपर किया गया है। हाँ, एक्सटर्नल वर्क किया गया इसके ऊपर, तब जाके ये पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई होगा, ठीक है। फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए इसके ऊपर। लगाइए, टोटल हीट सब ट्रांसफर इक्वल्स टू टोटल वर्क ट्रांसफर। टोटल Q1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Q1 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। सिस्टम कौन है? R है, नेगेटिव होगा। माइनस Q1 और Q2 सप्लाई हो रहा है प्लस Q2 Q2 और वर्क डन पॉजिटिव का नेगेटिव होगा? नेगेटिव। डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो फिर से वही इक्वेशन बन रहा है Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W, जो पिछली बार बना था, यही बना था ना? यस सर। यस सर। इसे multiply करो दोनों तरफ, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W, तो वही इक्वेशन बनेगा ये भी फिर से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट। कंज्यूमिंग डिवाइस के परफॉर्मेंस पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका अलग ही नाम है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। सो परफॉर्मेंस पैरामीटर for work consuming device is coefficient of performance. परफॉर्मेंस शॉर्ट में लिखते हैं इसको COP, COP, ठीक है। एंड COP is defined as desired effect upon work input या फिर एनर्जी इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। ये है फॉर्मूला इसका। तो बताइए COP फॉर रेफ्रिजरेटर क्या होगा? डिजायर्ड इफेक्ट क्या है रेफ्रिजरेटर में? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है आपको 3 चीजों में बताना है, W, Q1 और Q2 में, 3 चीजों में बताना है। बताइए, म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताइए डिजायर्ड क्या चाहते हैं आप इस रेफ्रिजरेटर से? हम लोग क्या चाहते हैं, वर्क करना पड़े या हीट हीट सिस्टम से निकले, फिर हीट सिस्टम को दें, कौन सा हमारा
इफेक्ट, जैसे यहाँ पे फ्रिज में जो मैंने बोला था इवेपोरेटर, जो फ्रीजर है वो T2 है या T1 है? फ्रीजर T2 है या T1 है? सर T2। T2। तो सपोज यहाँ पे रखा हुआ था टोमेटो, ठीक है, ये टोमेटो रखा हुआ था, इससे क्या करना है, हीट निकालना है, ठीक है, हीट निकाल के कहाँ भेजना है, बाहर की तरफ, सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हीट निकलेगा कहाँ से, T2 से, तो कौन सा हीट निकलेगा, Q2 निकलेगा ना ये। तो डिजायर्ड क्या है, Q2 बाहर निकल जाना चाहिए इसमें से, Q2 बाहर निकल जाना चाहिए, यही Q2 है, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, और वर्क इनपुट क्या है, W, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2 डिवाइडेड बाय W, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब ये रेफ्रिजरेटर के लिए निकाल रहे हैं, तो COP फॉर R, COP फॉर R रेफ्रिजरेटर। तो Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी W की जगह पे Q1 minus Q2 Q1 Q2 माइनस minus Q1। Q1 माइनस Q1 minus Q1 ज्यादा है, Q2 minus Q1। Q2 माइनस Q1 कहाँ है, Q1 माइनस Q2 है ना ये, Q1 minus Q2 आएगा। तो COP R, सॉरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये आपको क्या लगता है 1 से ज्यादा होगा, कम होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, पहले भी अभी कर चुके हैं हम लोग, तो T2 अपॉन T1 माइनस T2, वन से कम होगा ना, तीनों याद रखना है, 1 से कम होगा, ये देख लो कम हो जाएगा 1 से भाई। ये बताओ वर्क ज्यादा है कि Q2 ज्यादा है, Q2। एग्जाम्पल ले लीजिए। अच्छा हाँ, टेम्परेचर ध्यान रखिएगा आप लोग, सर वर्क ज्यादा है ना, एक सेकेंड, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है, C इक्वल्स टू K माइनस 273, 73 ठीक है, K इक्वल्स टू C प्लस 273, याद रखिएगा, हमेशा केल्विन में लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। COP हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, हमेशा। नेक्स्ट डिवाइस क्या लिखा था मैंने, हीट पंप, हीट पंप का काम है डिजायर्ड प्लेस पे हीट को सप्लाई करना, हीट पंप। स्टेटमेंट तो सेम है ना इसके, इस डिवाइस के लिए भी, एग्जांपल सेकंड हीट पंप, इसके लिए भी स्टेटमेंट सेम है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड स्टेटमेंट यस सर, सेम है। तो अगर सेम है तो डिवाइस वैसा ही लगभग बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन उसका सेम होगा, बट जो हमें डिजायर्ड क्या है उस पे इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये क्या था, T1, ये क्या है, T2, बीच में बना था सिस्टम यहाँ पे कौन है, हीट पंप, तो उसको लिखेंगे HP। हीट निकल रही है कहाँ से, T2 से, हीट जा कहाँ रही है, T1 में, सोर्स में जा रही है हीट, T2 से आ रही है तो ये Q2 है, और T1 पे जा रही है इसलिए Q1 है। और ये भी पॉसिबल कब हो सकता है, यहाँ इसमें भी क्या हो रहा है, T2 ये जो सिंक से है सोर्स पे हीट सप्लाई हो रही है,
और ये पॉसिबल है क्या? एक्सटर्नल करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल करना पड़ेगा। अभी बताओ रेफ्रिजरेटर में और इसमें कुछ अंतर है? नहीं, स्टेटमेंट सेम है ना, स्टेटमेंट सेम है तो हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं उस पर उसका नाम बदल जाएगा। उसमें हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या था रेफ्रिजरेटर में? Q2। अब यहाँ डिजायर्ड इफेक्ट अगर Q1 हो जाता है हमारा तो उसको बोलेंगे हीट पंप। आप अगर फ्रिज को देखोगे पीछे साइड पे, वहां पे थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहता है, हाँ सर, इसीलिए इसको Yes, खिड़की sir. के पास लगाया जाता है, खिड़की के पास या फिर ओपन जगह पे लगाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हीट जल्दी से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज वहां पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो हीट को ले नहीं पाएगा ना जल्दी से। हीट को लेना है ना, अंदर के सिस्टम से हीट को लेना है, तो हीट वहीं पे आएगी जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो। अगर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता गया तो हीट लेने में दिक्कत होगी, इसको एक्सटर्नल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और समझ रहे हैं, आ रहा है? देखिए W इक्वल्स टू क्या है? Q1 माइनस Q2 है, ठीक है। तो हीट बाहर कहाँ पे निकल रही है? Q1। अगर ये बढ़ेगा Q1 तो ये भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिल ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये Q1 कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर T1 को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे आप तो अपने आप Q1 बढ़ेगा तो W बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी हीट वर्क बढ़ाना। ये जो टोमेटो से जो आपने हीट निकाला है वो क्या है? Q2 है ना। टोमेटो से जो हीट निकाला है आपने वो क्या है? Q2 है। तो ये तो कांस्टेंट है, उतना हीट निकाला उसको टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर Q1 बाहर की तरफ हीट बढ़ता गया और एक जगह इकट्ठा होता गया तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। यस सर, बढ़ेगा तो वर्क डन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। उस केस में आपको देखोगे कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा काम करना पड़ेगा ना उसको। तो अगर ऐसे रखोगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी फ्रिज की, ठीक है। इसलिए इसको रखा जाता है ओपन एयर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर डिजायर्ड पीछे गर्म है तो उसको यूज कर सकते हैं ना, उस हीट को। पीछे अगर गर्म है तो उसको बोलते हैं हीट पंप, वहां पे पंप हो रहा है, हीट जा रही है वहां पे, ठीक है। तो अगर उस एरिया को अगर यूज करना है, अगर अच्छे तरीके से यूज करना है, फ्रिज में नहीं कहीं और भी यूज किया जाए ताकि ये फ्रिज जैसा ना लगे, कुछ और तरीके से उसको हीट पंप अलग तरह का डिवाइस है जहाँ पे हीट को सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं हीट पंप। तो वहां पे डिजायर्ड इफेक्ट बदल जाएगा। तो COP इसका क्या होगा? COP का फॉर्मूला वही है, COP इक्वल्स टू COP फॉर द T2/T डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया? Q1 अपॉन Q1 हो गया। W, Q1 अपॉन W। Q1 अपॉन सर W। Q1 क्या है? Q1 क्या है? क्या पूछ रहे हो बच्चा, किससे पूछो? सर Q1 अपने डिजायर्ड इफेक्ट कैसे हुआ? अरे अगर हमारा रिक्वायरमेंट ये हो जाए कि हमें ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर वो हीट वहाँ पे मिले, ठीक है, वहाँ पे हीट ज्यादा मिले मुझे। यहाँ पे क्या था डिजायर्ड इफेक्ट? फ्रिज में वहां से हीट निकले, कहाँ से हीट? हमने जो फ्रिज में रखा है सामान, वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो। अगर मैं इस स्पेस में यहाँ पे सोर्स के पास कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, सपोज वो है मान लीजिए, हाँ मान लो तुमको पिज्जा बनाना है, ठीक है, पिज्जा बनाना है, तो उसके सरफेस पे टेम्परेचर चाहिए ना ऊपर, तभी तो यहाँ पे सर